हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनिमल फिल्म। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके साथ आ गई हूँ विद अ मूवी विच इज फुल ऑफ सस्पेंस एंड थ्रिलर। जो मूवी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है नाइट ऑफ द हॉन्टेड। गाइस, मूवी बहुत ही ज्यादा सस्पेंसफुल है। सो ज्यादा सस्पेंस ना खोलते हुए मैं मूवी का थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ। ये कहानी एलिस की है जो कि एक गैस स्टेशन में ट्रैप हो जाती है। अब वो वहाँ से कैसे निकल कर आती है और कैसे अपने आप को सुरक्षित बचाती है, ये जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड। सो विदाउट एनी डिले आई एम गोना स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में ही हम एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम एलिस है। एलिस की उम्र 30 इयर्स है। आपको बता दूं, एलिस एक ऐसी कंपनी में काम करती है जो कि मेडिसिन बनाती है और वो उस कंपनी में एज ए सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट पर है। एलिस अपने पर्सनल लाइफ में काफी खुश है क्योंकि एलिस का हस्बैंड एलिस के प्रति बहुत लॉयल है। आपको बता दूं, इस वक्त एलिस अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में आई हुई है अपने काम के सिलसिले में और वो वहाँ पर किसी होटल रूम में रुकी है। तभी उसका फोन रिंग होता है। वो जैसे ही कॉल उठाती है, सामने वीडियो कॉल पर उसका हस्बैंड था। पहले तो वो उसका हालचाल पूछता है, फिर उसे याद दिलाते हुए कहता है कि तुम्हें याद है ना कि कल हमें फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलना है। दरअसल ये दोनों बेबी प्लान कर रहे हैं, इसलिए इनका आना जाना वहाँ पर लगा रहता है। इन दोनों की कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी कि तभी हम वहाँ किसी और शख्स की एंट्री देखते हैं। आपको बता दो, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जॉन है। जॉन यानी कि एलिस का बॉयफ्रेंड। जी हाँ, तो ये हुई ना थोड़ी अजीब सी बात। जॉन एलिस का कलीग है एंड अनफॉर्चुनेटली एलिस अपने हस्बैंड को चीट कर रही है। जैसे ही जॉन एलिस के स्पेस में एंटर करता है, एलिस तुरंत ही कॉल कट कर देती है। जॉन वहाँ आते ही एलिस से कहता है कि चलो, हमें लेट हो रहा है क्योंकि हमें घर के लिए भी निकलना है। और आज ही रात में ये दोनों घर के लिए निकलने वाले थे। अब दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए जॉन एलिस से कहता है कि लगता है मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म होने वाला है। इस पर एलिस जोर का ठहाका लगाकर हंसती है और कहती है, तुम्हारे साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। बातें करते करते वो दोनों थोड़ा ही आगे चलते हैं कि तभी उन्हें एक गैस स्टेशन दिखाई देता है। अब दोनों यहीं पर थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं। गैस स्टेशन पर पहुंचते ही दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं। जॉन फ्यूल भरने लगता है, लेकिन एलिस को कॉफी पीने का मन कर रहा था, इसलिए वो स्टोर रूम के अंदर चली जाती है। जब एलिस स्टोर में एंटर कर रही थी तो उसने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और वो अंदर पहुंचकर कॉफी पीने में जुट जाती है। लेकिन कॉफी पीते पीते जब उसका ध्यान स्टोर पर जाता है तो वो क्या देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। उसे तो वहाँ एक आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। एलिस को ये बात थोड़ी अजीब तो लगती है। एक पल के लिए वो सोचती है कि शायद यहाँ पर कम लोग आते जाते होंगे और वक्त भी रात का था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नोटिस नहीं किया। स्टोर में काउंटर पर तो वो व्यक्ति भी नहीं था जिसको वो पैसे दे सके। एलिस को लगता है क्या ही लोग हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं, इसलिए वो पैसे निकालती है और चुपचाप वहीं पर रखकर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही एलिस टर्न करती है, वो सामने क्या देखती है कि सामने शीशे पर खून की शीटें हैं। और अब इस चीज को देखकर एलिस काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि टैंक में फ्यूल भर चुका है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि टैंक में छेद है। यही वजह है कि उसका फ्यूल कंटिन्यूअसली लीक कर रहा है। फ्यूल भरकर जॉन गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ लाउड म्यूजिक लगाकर वो एलिस का वेट करने लगता है। और इधर एलिस खून के छींटे देखकर घबरा चुकी थी। ये देखते ही एलिस किसी भी हाल में वहाँ से भागना चाहती है। वो दरवाजे की ओर आगे बढ़ती है। इससे पहले कि एलिस बाहर निकल पाती, अचानक से गोली चल जाती है और गोली आके सीधा उसके हाथ पर लगती है। एलिस वहीं पर गिर जाती है। मदद के लिए जॉन को बुलाना चाहती है, लेकिन वो तो गाड़ी में बैठकर लाउड म्यूजिक सुन रहा था। इसी वजह से वो गोलियों की आवाज नहीं सुन पा रहा था। जब तक एलिस अपने बचाव में दूसरा कदम उठा पाती, दूसरी गोली फिर से चल जाती है। अब बिना देर किए हुए एलिस एक बड़े से बॉक्स के पीछे छुप जाती है। लेकिन दो गोलियां चलने के बाद एलिस को यह अंदाजा हो चुका था कि कोई तो है जो कि उसे मारना चाहता है। एलिस के हाथों से बहुत खून बह रहा था। जल्दी से एक कपड़ा निकालकर अपने हाथों को टाइटली बांध देती है। एलिस को गोलियों के डायरेक्शन का अंदाजा हो चुका था। उसे ये समझ आ चुका था कि स्नाइपर कहाँ छुपा बैठा है। लेकिन इस वक्त सिर्फ एक ही शख्स है जो कि एलिस की मदद कर सकता है, वो है जॉन। लेकिन अगर एलिस बाहर निकलने की कोशिश करती तो वो मार दी जाती। इस डर से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके दिमाग में आता है कि पहली गोली लगने के वक्त उसका सेलफोन नीचे जमीन में गिर गया था और अब वो बहुत ही साइलेंटली अपना फोन उठाने के लिए आगे की ओर बढ़ती है ताकि वो जॉन को हेल्प के लिए बुला सके। एलिस धीरे धीरे अपने फोन के पास पहुंचने वाली होती है कि एक ही शूट में स्नाइपर उसके फोन को वहाँ से उड़ा देता है। एलिस घबराकर वापस उसी जगह पर आ जाती है। एलिस बहुत ज्यादा घबरा रही थी, इसलिए पहले तो वो अपने आप को काम डाउन करती है, फिर बहुत ही ठंडे दिमाग से चारों तरफ देखती है। उसे सामने लगी सीसीटीवी फुटेजेस दिखती हैं, जहाँ पर ध्यान से देखने पर उसे ये पता चलता है कि स्टोर में पीछे भी एक डोर है, लेकिन उस डोर तक पहुँचना आसान नहीं है। एलिस अपना दिमाग चला ही रही थी कि तभी दूसरी तरफ उसे एक माइक्रोफोन नजर आता है। इसकी उम्मीद एक बार फिर से जाग जाती है। किसी भी हाल में उस माइक्रोफोन तक पहुँचना चाहती है, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो माइक्रोफोन स्नाइपर की रेंज में था और वहाँ बहुत ज्यादा खतरा था, इसलिए वो एक रिस्क लेती है। एलिस स्नाइपर का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। बड़े से चिप्स के पैकेट को ऊपर की ओर उछालती है। जितने पैकेट को ऊपर उछालती है, स्नाइपर उन पर गोली चलाता रहता है और वो जल्दी से स्नाइपर को चकमा देकर तुरंत ही इस ओर आ जाती है और माइक्रोफोन अपने हाथ में उठा लेती है। बिना देर किए हुए माइक्रोफोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। एलिस माइक्रोफोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो दूसरी ओर एक आदमी की आवाज आती है। एलिस रोती हुई सामने वाले इंसान को अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि कैसे वो जख्मी हालत में है और वो यहाँ फंस चुकी है। लेकिन वो आदमी जो कि उससे बात कर रहा था, वो कहता है मेरी पत्नी भी उस स्टोर में है। बताता है कि मेरी पत्नी जिसका नाम एमिलिया है। वो उसे कहता है क्या तुमने एमिलिया को देखा है? लेकिन एलिस कहती है इस स्टोर में सिर्फ मैं
अकेली हूँ, कोई और लेडी यहाँ पर नहीं है। और वो बार बार उससे मदद मांगने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम गाड़ी में जॉन को देखते हैं जो कि इस वक्त सो रहा था और अचानक से जब उसकी आंख खुलती है तो वो क्या देखता है, एलिस भी नहीं है और गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो चुका है। जॉन जल्दी से उतरकर अपने फ्यूल टैंक को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि फ्यूल टैंक में छेद है। काफी समय बीत चुका था लेकिन एलिस को वहाँ ना पाकर जॉन काफी घबरा चुका था। वो बिना देर के भी जल्दी से स्टोर के अंदर भागता है और जैसे ही वो स्टोर के डोर पर पहुँचता है एलिस जॉन को देख लेती है और इससे पहले कि एलिस जॉन को कुछ बता पाती स्नाइपर उसे शूट कर देता है। पहले तो वो उसके नेक पे गोली मारता है जिससे वो नीचे गिरकर तड़पने लगता है और दूसरी बार वो उसके हेड को शूट कर देता है और जॉन की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जॉन को मरता देख एलिस के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो ये खतरनाक मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जॉन को नहीं बचा पाई, वो उससे कुछ कह नहीं पाई। एलिस एक बार फिर से अपने अंदर हिम्मत लाती है और वहाँ से निकलने का प्लान बनाती है। वो माइक्रोफोन एलिस के हाथ से छूटकर थोड़ी दूर गिर गया था। वो अपने पैरों की हेल्प से माइक्रोफोन को अपनी तरफ खींचती है और फिर से एक बार उसी आदमी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। उससे दोबारा बात करने पर भी बार बार अपनी पत्नी के बारे में ही पूछ रहा था। एलिस रोते हुए उससे कहती है कि मैंने यहाँ किसी और को नहीं देखा। वो फोन पर उससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरी जल्दी मदद कीजिए। इस पर वो कहता है तुम परेशान मत हो, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और 15 मिनट में पुलिस तुम्हारे बचाव में आ जाएगी। ऐसा सुनते ही एलिस एक गहरी सांस लेती है कि तब तक माइक्रोफोन के दूसरे साइड से बहुत तेज की हंसी की आवाज आती है जिसे सुनकर वो काफी घबरा जाती है। एलिस उससे कहती है तुम कौन हो? इस पर वो कहता है मैं वही हूँ जिसने जॉन को मारा है। ऐसा सुनते ही एलिस के हाथ से वो माइक्रोफोन छूट जाता है और वो काफी घबरा कर दुबक कर बैठ जाती है। लेकिन अब भी उसमें जीने की इच्छा बाकी थी। एलिस किसी भी हाल में हार नहीं मानना चाहती। उसे स्टोर में काफी रोशनी नजर आ रही थी, इसलिए पहले उसका दिमाग ये चलता है कि यहाँ स्टोर में अंधेरा किया जाए जिससे स्नाइपर की नजर उस पर ना पड़ पाए। और अब वो स्विच बोर्ड ढूंढने की कोशिश करने लगती है। चारों तरफ देखने पर उसे आसानी से स्विच बोर्ड मिल जाता है लेकिन अब टास्क ये था कि वहाँ पहुँचा कैसे जाए। लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसमें पहिए लगे थे और जिसकी मदद से बहुत ही तेजी से वो स्विच बोर्ड तक पहुँच सकती थी। बिना देर करते हुए उस पर पैर रखती है और आगे की ओर बढ़ती है। तभी स्नाइपर गोलियों की बौछार करने लगता है लेकिन लकीली वो बचते बचाते स्विच बोर्ड तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही एलिस बिना देर के हुए स्विच बोर्ड को ऑफ कर देती है जिससे पूरे स्टोर की लाइट ऑफ हो जाती है। लाइट ऑफ होते ही एलिस को ऐसा लगता है कि शायद उसके जीने के चांसेस थोड़े बढ़ चुके हैं। एलिस एक बार फिर से अपना माइक्रोफोन उठाती है और किसी दूसरे से संपर्क करने की कोशिश करती है लेकिन फिर से दूसरी तरफ वो उसी आदमी की आवाज सुनती है। उस स्नाइपर उसे बताता है कि इस माइक्रोफोन की फ्रीक्वेंसी सिर्फ मुझ तक है। एलिस वहीं बैठकर रोने लगती है लेकिन थोड़ा सा आगे की ओर खिसकने पर उसे कुछ अजीब सी चीज टच होती है और जब वो ध्यान से देखने की कोशिश करती है तो क्या देखती है, ये एक डेड बॉडी है। एलिस को समझ आ जाता है कि हो ना हो ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एमिलिया की है। तभी स्नाइपर एलिस को बताता है कि ये मेरी पत्नी है जिसे मैंने मार दिया है क्योंकि ये मुझे चीट कर रही थी। और ऐसा सुनते ही एलिस के दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये स्नाइपर इसीलिए मेरे पीछे पड़ा है क्योंकि मैं भी अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी। उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। उसे तो ऐसा लगता है कि शायद उसके हस्बैंड ने ही उसे हायर किया हो एलिस को मारने के लिए। एलिस के दिमाग में इतने सारे ख्याल चल रहे थे कि तभी उसे बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आती है और वो क्या देखती है कि बाहर एक आदमी उतरा है और वो सीधा अंदर की ओर आ रहा है। आपको बता दूं ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डक है और डक एमिलिया का दोस्त है। डक जैसे ही अंदर एंटर करता है एलिस उसे छुपने के लिए कहती है। एलिस डक को बताती है कि यहाँ पर एक स्नाइपर छुपा हुआ है जो कि मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और वो वहाँ हुई पूरी घटना के बारे में डक को बताती है। अब डक एलिस से कहता है कि मैं यहाँ अपनी दोस्त एमिलिया को लेने आया हूँ। एलिस उससे कहती है कि एमिलिया मर चुकी है और उसके हस्बैंड ने उसे मार दिया। ये बात सुनकर डक काफी हैरान रह जाता है। वो एलिस से कहता है कि एमिलिया की तो शादी ही नहीं हुई। एलिस उसके इतने सस्पेंस भरे जवाब को सुनकर काफी हैरान रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किसकी बात को सही माने। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। लेकिन थोड़ी देर में एलिस एक बात नोटिस करती है कि जब से डक स्टोर में आया है तब से कोई भी हलचल नहीं हुई, यानी कि कोई गोलियों की आवाज नहीं आई। अब एलिस को डक पर शक होने लगा था। एलिस को ऐसा लगने लगा था कि शायद डक ही वो इंसान हो जो ये सब करवा रहा है। वो डक को सस्पेंस भरी नजरों से देखने लगती है। वो उसे तरह तरह के सवाल पूछने लगती है। उसके इतने सस्पेंस भरे सवालों को सुनकर डक एलिस से कहता है कि मैं कोई कातिल नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ अपनी फ्रेंड को लेने आया हूँ और हम दोनों साथ में ग्रेवयार्ड जाने वाले थे। एलिस यकीन करने के लिए तुरंत ही माइक्रोफोन उठाती है और उसी शख्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस ना पाकर उसे ऐसा लगता है कि शायद डक ही वो शख्स है जो कि उसे मारना चाहता है। वो डक से कहती है कि तुम अपना सेल फोन मुझे दे सकते हो। उस पर डक कहता है कि वो जल्दी में मैं गाड़ी में भूल कर आ गया हूँ। अब एलिस उससे कहती है कि तुम छुपते छुपाते यहाँ से गाड़ी पर जाओ और फोन करके पुलिस को यहाँ बुलाओ जिससे हम दोनों सुरक्षित यहाँ से निकल पाए। डक भी इस उलझन में था कि जब से वो यहाँ आया है तब से तो काफी शांति है। डक को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं यहाँ से आसानी से निकल सकता हूँ और ये स्नाइपर भी मुझे कुछ नहीं करेगा। डक जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है और बाहर की ओर जाता है लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ तक पहुँच पाता स्नाइपर उसे पहले ही मार देता है। अब एलिस और भी ज्यादा डर चुकी थी और उसे इस बात का गिल्ट भी था कि उसकी वजह से डक मारा गया। अगर वो चाहती तो वो डक को बचा सकती थी। तभी माइक्रोफोन से स्नाइपर उससे कांटेक्ट करता है। वो उससे कहता है कि तुमने उसे जाने दिया इसलिए डक मारा गया। वो उससे कहता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, मुझे पता है कि तुम ये सब अपने मतलब के लिए करती हो। स्नाइपर एलिस से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम किस तरह की मेडिसिन बेचती हो
हो। वो कहता है तुम्हारे यहाँ से जो भी मेडिसिन बनती है वो लोगों के लिए जहर है और वहाँ की दवाइयाँ खाकर कई लोगों की जान भी गई है। पर एलिस उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं दवाइयाँ नहीं बनाती, मैं तो सिर्फ उसे बेचने का काम करती हूँ, मेरा बस इतना ही काम है और इस कंपनी में मेरा कोई और भी रोल नहीं है। उसकी ये सारी बातें सुनकर एलिस काफी हैरान थी। स्नाइपर एलिस को ये भी बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी ही कंपनी में काम कर रहा है एक गरीब आदमी, इसके ऊपर तुमने झूठा इल्जाम लगाया कि तुम एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना चाहती थी और तुमने उस गरीब आदमी का साथ नहीं दिया, जिसके कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। एलिस काफी ज्यादा शॉक में थी कि इस स्नाइपर को ये सारी बातें कैसे पता है। उसे ये अंदाजा हो चुका था कि हो न हो ये उसका कोई जानने वाला ही है जो कि उसके बारे में इतना सब कुछ जानता है। स्नाइपर उसे ये भी बताता है कि जब तुमने उस आदमी को नौकरी से निकलवाया तब उसके पास खाने को कुछ नहीं था, जिसकी वजह से उसकी बीमार बेटी की डेथ हो जाती है। लेकिन एलिस इन सारी बातों से इनकार करती है। वो उससे कहती है कि मुझे इन सारी घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब एलिस के मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे। उसे लग रहा था कि शायद यहाँ पर ये जाल मेरे लिए बिछाया गया है, तभी मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। वो किसी भी हाल में उस इंसान के बारे में जानना चाहती है कि आखिर वो कौन है और उससे इतनी बड़ी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से वो उसे मारना चाहता है। एलिस वही पास में ही बहुत सारे अम्ब्रेलास को देखती है। अब उसके दिमाग में बाहर निकलने का एक आइडिया आता है। जगह जगह पर उन अम्ब्रेलास को लगा देती है। इधर वो स्नाइपर से बातें भी करती रहती है, इससे वो उसके दिमाग को भटका सके। जैसे ही वो भागने लगती है स्नाइपर ये देख लेता है और वो उसे शूट करने की कोशिश करता है। एलिस जल्दी से डोर तक तो पहुंच जाती है, लेकिन उस डोर पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था जिसे खोलना उसके बस की बात नहीं थी क्योंकि उसके हाथों में काफी चोट लगी थी। तभी वही विंडो से एलिस क्या देखती है कि बाहर एक गाड़ी आकर रुकी है जिसमें से एक आदमी निकलता है और वो वहाँ फ्यूल भरने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर फ्यूल नहीं था, जिसके कारण वो वहाँ से जाने लगता है। वो इस बात से हैरान थी कि स्नाइपर ने उसे कुछ नहीं किया, वो आसानी से वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई थी कि स्नाइपर सिर्फ उन लोगों को मारता है जिसे उसके प्लान के बारे में पता चल जाता है। एलिस फिर से वही वापस बैठ जाती है और माइक्रोफोन के थ्रू स्नाइपर से बात करने की कोशिश करती है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने ये सब कुछ इंटेंशनली नहीं किया। वो ये भी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे इसका खामियाजा इतना बड़ा भुगतना पड़ेगा, वरना मैं इन सब चक्करों में कभी नहीं पड़ती। तुम इस बार मुझे छोड़ दो, मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे किसी को हार्म हो और अपने हस्बैंड को भी कभी चीट नहीं करूंगी। उसकी ये सारी बातें सुनकर स्नाइपर जोर का हंसता है और उससे कहता है कि मुझे तो तुम्हारी किसी भी बात का भरोसा ही नहीं है। इतने में ही उसे पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है। अब एलिस को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि शायद पुलिस उसकी हेल्प के लिए आई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी दिमाग लगाती है कि अगर ये गाड़ी यहाँ नहीं रुकी तो, इसलिए वो किसी भी हाल में बाहर भागना चाहती है। वो समझ जाती है कि इस वक्त स्नाइपर का दिमाग भी सायरन की तरफ होगा और वो उठ खड़ी हो जल्दी से लॉक तोड़ती है और बाहर की तरफ भागती है। जब तक एलिस जॉन की गाड़ी तक पहुँचती है इससे पहले ही पुलिस की गाड़ी वहाँ से जा चुकी होती है और इधर स्नाइपर एलिस पर गोलियों की बौछार कर रहा था। उसे बाहर कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलती, इसलिए वो भागकर वापस स्टोर में आ जाती है, लेकिन भागने के दौरान एक गोली उसके पैर में लग जाती है जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हालत में हो चुकी थी और अब वो दर्द से कराह रही थी। कुछ समय के लिए एलिस वहीं पर बेहोश हो जाती है और पूरे स्टोर में सन्नाटा पसर जाता है। थोड़ी देर बाद जब एलिस को होश आता है तो वो जल्दी से अपने घाव साफ करती है और अपने पैरों में पट्टी बांध लेती है, लेकिन तभी उसे वही सामने एक तस्वीर नजर आती है जिसमें एक आदमी अपनी बेटी के साथ था। अब एलिस को ऐसा लगने लगा था कि ये स्नाइपर हो ना हो वही आदमी है जो कि उसका कलीग हुआ करता था और जिसने उसे कंपनी से निकलवाया था। उसे लगता था फोटो में ये उसकी बेटी है, इसलिए वो स्नाइपर से फिर से बात करती है। वो उसे कहती है कि चलो मैं अपनी गलती मानती हूँ और मेरी गलती है इसलिए तुम मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन स्नाइपर उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता। अभी बाहर एक और गाड़ी रुकती है जिसमें से एक आदमी निकलता है और वो भी फ्यूल भरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहीं पर पास में डक की लाश पड़ी थी जिसको वो आदमी देख लेता है और उसके देखते ही वो स्नाइपर उसे शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनते ही कार में बैठी उस आदमी की वाइफ भी वहाँ आती है। एलिस उस लेडी की मदद करना चाहती है इसलिए वो चिल्लाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सुन और समझ पाती स्नाइपर उसे भी मार देता है। अब एलिस टूट चुकी थी, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे तो ऐसा लगता था कि शायद उसे खुद को मार लेना चाहिए। ये मंजर देख एलिस स्नाइपर पर जोर कर चिल्लाती है। वो उससे कहती है तुम एक बुज़दिल हो, कायर हो। वो चिल्लाकर उससे कहती है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे सामने आ जाओ, कायर लोग ही पीछे से वार करते हैं। वो उसे बार बार अपने सामने आने के लिए इंसिस्ट करती है, लेकिन वो स्नाइपर छुपकर हंसता रहता है। एलिस शाउट कर रही थी कि तभी उसकी नजर बाहर गाड़ी पर पड़ती है और उस गाड़ी में एक छोटी सी बच्ची थी और उस छोटी सी बच्ची ने अपने दादा और दादी की मौत देखी थी, जिसकी वजह से वो काफी घबराई हुई थी। एलिस उसे देखकर ऐसा सोचती है कि उसे किसी भी हाल में इस छोटी बच्ची को बचाना है। छोटी बच्ची भी गाड़ी में बैठकर एलिस को देख रही थी। एलिस उसे अंदर से इशारा करती है कि वो चुपचाप वही गाड़ी में बैठी रहे, वहाँ से ना निकले। इतना कहने के बाद वो स्नाइपर से बात करने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि इस छोटी बच्ची ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए प्लीज तुम इसे मत मारना। स्नाइपर कहता है कि अगर मुझे उसे मारना होता तो मैं उसे पहले ही मार चुका होता, लेकिन अब मैं इस छोटी बच्ची को मारना चाहता हूँ। इस पर एलिस रोने लगती है। वो उसके आगे हाथ जोड़ती है। वो कहती है तुम कुछ भी कहोगे मैं वो करूंगी, लेकिन इस छोटी बच्ची को छोड़ दो। इस पर वो कहता है कि क्या तुम इस छोटी बच्ची के बदले अपनी जान दे सकती हो। एलिस तुरंत यहाँ में सर हिला देती है, कहती है हाँ मैं इस छोटी बच्ची के बदले अपनी जान दे सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर स्नाइपर कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है इस बच्ची को बचाने के लिए। एलिस इतना सुनते ही जल्दी से बाहर की ओर भाग कर जाती है। बच्ची के लिए एक नोट लिखती है। वो उस बच्ची से कहती है कि तुम यहाँ से बाहर की ओर चली जाओ। बच्ची ये सुनकर आगे
आगे की ओर भागने लगती है, लेकिन आगे इतना अंधेरा था कि वो काफी डर जाती है। वो दौड़कर वापस एलिस के पास आ जाती है। अब एलिस उस बच्ची के साथ साथ खुद की भी जान बचाना चाहती है, इसलिए वो उस बच्ची को उठाकर एक अजीब से रूम में आ जाती है, लेकिन वहाँ भी चारों तरफ शटर थे। उसे कहीं भी पीछे का रास्ता नजर नहीं आ रहा था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा कि तब तक स्नाइपर भी ढूंढता हुआ उसे वहीं आ जाता है। वो एलिस से कहता है, क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? वो कहता है, क्या मैं वो हूँ जिसकी बच्ची तुम्हारी वजह से मर गई, या मैं तुम्हारे हस्बैंड के द्वारा भेजा गया हूँ? आखिर मैं कौन हूँ? लेकिन एलिस उसकी इन बातों का कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप छुपी रहती है, क्योंकि उसे पता था कि वो उसे बहलाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उसकी आवाज सुनकर उसे ढूंढ पाए। एलिस उसे अपनी ओर बढ़ता देख सतर्क हो जाती है और वो एक नुकीली सी चीज अपने हाथ में उठा लेती है, और जैसे वो उसके पास आता है वो पीछे से जोरदार उस पर वार करती है और फिर वही नुकीला वेपन उसके पेट में भोंक देती है। लेकिन ये क्या, वो तो अभी भी नहीं मरा था। तब वो जोरदार एलिस पर वार करता है और उसे ही मारने लगता है। एलिस जख्मी हालत में कुछ नहीं कर पा रही थी। अब तो वो और घबरा जाती है। वो क्या देखती है कि वो स्नाइपर उस छोटी सी बच्ची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एलिस किसी भी हाल में उसे बचाना चाहती है। वो पूरी हिम्मत जुटाती है और उठकर एक बार फिर से उसके पास पहुंचती है और उसे जमीन पर गिराकर मारने लगती है। स्नाइपर ने हुड पहना हुआ था, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। पास में ही उसे एक हाइड्रोलिक मशीन नजर आती है। अब उसके पास उसके ऊपर ये हाइड्रोलिक मशीन चलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन अगर वो उसका चेहरा देखने में पड़ती तो वो कातिल उसे और उस बच्ची को मार देता। इसलिए वो बिना देर किए हुए उस हाइड्रोलिक मशीन को उस पर चला देती है और उसका पूरा फेस कुचल जाता है और स्नाइपर की यहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन एलिस को इस बात का हमेशा मलाल था कि उसने उस स्नाइपर को मार तो दिया, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। आखिर वो था कौन? और हम व्यूअर्स के लिए भी ये स्टोरी सस्पेंसफुल ही रह जाती है। और इसके इसी सीन के साथ एलिस की भी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो काफी घायल हो चुकी थी। एट द एंड ऑफ द मूवी हम क्या देखते हैं कि वो छोटी बच्ची जिसे एलिस ने बचाया था, सुबह का उजाला होते ही वो छोटी बच्ची उस गैस स्टेशन से सुरक्षित बाहर निकल जाती है। और इसी सस्पेंसफुल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही ब्यूटीफुल स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड विद अनिपल फिल्म्स। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नई मूवी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।